बड़ी सोच को मिली बड़ी पहचान। आपका पसंदीदा चैनल ईटीवी उर्दू अब हो गया है न्यूज 18 उर्दू और अब से हर रोज मैं आपसे मुखातिब होऊंगा बिग बुलेटिन नहीं बल्कि प्राइम डिबेट लेकर। तो आज का मुद्दा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी आज लोकसभा में अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में नाकाम रही। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही ओपोजिशन के सांसद हंगामा करने लगे, यहां तक कि जिसके बाद पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा को दिन भर के लिए एडजर्न करना पड़ा। देखा जाए तो यह सरकार के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं था क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले एनडीए के कुनबे से जिस तरह के बयान सामने आए उसने जरूर सरकार के माथे पर बल ला दिए। मोशन के सपोर्ट में तमाम विपक्षी पार्टियां तो लामबंद हो ही गईं, सहयोगी भी आंखें तरेड़ते नजर आए। सरकार में शामिल शिवसेना ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान सदन से गायब रहकर एक तरह से टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया। उधर सत्ता सुख साथ में भोग रहे पासवान भी बीजेपी को अपनी एंटी मुस्लिम एंटी दलित छवि बदलने की नसीहत देने लगे। तो यूपी में एनडीए के सहयोगी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार को फेल करार देते हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए धमकाने लगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के अपने ही सहयोगियों के नो कॉन्फिडेंस ने ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। तीसरे मोर्चे की तैयारियां हुई तेज। क्या टेंशन में है मोदी हुकूमत? क्या हलीफ जमातों का हुकूमत पर से उठ रहा है एतमाद? क्या ये अदम एतमाद अपोजिशन को करेगा मुत्तहिद? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2014 के आम इंतखाबात में जिस तरह बीजेपी ने शानदार फतेह हासिल की थी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह मुख्तलिफ रियासतों में अपनी जीत के परचम लहराए थे, तो आम तासुर यही था कि बीजेपी लंबे वक्त तक मुल्क में इक़्तिदार पर फायज रहेगी। ताहम 4 बरस होते होते बीजेपी की लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जहां अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं खुद एनडीए में शामिल पार्टियां भी कहीं न कहीं दबे अल्फाज में हुकूमत की पॉलिसीज को निशाना बना रही हैं। लेकिन गठबंधन धर्म भाजपा के लोग नहीं निभा रहे हैं। सही बात तो ये है, साल भर में जिस तरह का रोल इनका है वो रोल हमारे लिए बेहतर नहीं है। आज पूर्वांचल पिछड़ा है, गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा पूर्वांचल में है, लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार का ध्यान बस खाली एक चीज मैं देख रहा हूं, सरकार का ध्यान पूरा मंदिर पे है। खाली मंदिर, काशी, मथुरा, अयोध्या। अरे भाई, उस गरीब के विषय में सोचो जो आपको यहाँ तक बैठाया है, लेकिन सरकार को उस गरीब के विषय में बात तो है लेकिन धरातल पे काम नहीं हो पा। ये तो जनता को समझाया जा रहा है कि मंदिर से क्या मिलेगा। जब गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई मिलेगी, जब उसका पेट भरेगा, तब वो मंदिर के विषय में सोचेगा। और अब एनडीए का हिस्सा रही पार्टियां तेलुगु देशम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपना नाता तोड़ लिया है, जबकि शिवसेना ने साल 2019 के इंतखाबात में अपनी राहें अलग करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन अब मोदी मुक्त भारत का नारा सामने आ गया और राज ठाकरे ने तमाम सियासी जमातों से बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की अपील तक कर डाली। मोदी मुक्त भारत जर करायचा असेल, माझं या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांना आव्हान आहे की सगळ्यांनी एकत्र या, एकत्र लढा याच्या विरोधात। वहीं मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने भी दबे अल्फाज में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। पासवान ने कहा कि बीजेपी को लोगों के दरमियान पैदा होने वाले तासुर को तब्दील करना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। मास परसेप्शन है माइनॉरिटी के संबंध में, दलित के संबंध में, उसको खाली बदलने की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसमें आगे बढ़ करके लीड करना शुरू कर दें। हालांकि पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए बीजेपी के पास मुनासिब अरकान की तादाद मौजूद है, ताहम मौजूदा हालात बीजेपी के लिए परेशानी का सबब जरूर बन गए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा
और जो लोग इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ खड़े हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दूसरी जानिब कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आइंदा इंतखाबात को लेकर मुत्तहिद होने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि लोकसभा में बीजेपी की अक्सरियत है, लेकिन अहम सवाल यही है कि मरकज की मजबूत हुकूमत पर एतमाद कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है। घर घर मोदी के बीच मोदी मुक्त भारत की सदा क्यों बुलंद होने लगी है, क्यों उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अपने इस सहयोगियों का नो कॉन्फिडेंस क्या ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह साजन साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। देवाशीष झिरारिया जो कि बीएसपी के युवा नेता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं और प्रोफेसर और राकेश कपूर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, इस बात का आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और टीडीपी का और वाईएसआर कांग्रेस का ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था एक रीजनल इश्यू को लेकर था, क्या वजह रही कि आप रीजनल पार्टीज के साथ खड़े नजर आए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में? देखिए बात साहब, हमारा देश एक बात तो सीख गया है, हमारे देश की जनता एक बात सीख गई है, वो ये है कि मोदी जी की कोई बात कोई मायने नहीं रखती। 4 साल तक जुमले सुनाए देश भर के वासियों को, वादा किया 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मेरी 56 इंच की छाती है, तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं। जनता देख चुकी है, जनता निराश हो गई है। बच्चे पूछ रहे हैं नौकरियां कहां है, आपके सामने एसएससी स्कैम हो रहा है, प्रधानमंत्री एक बयान देने को तैयार नहीं। उधर जो है जो ये दंगे होते रहते थे वो तो हो ही रहे थे और इन लोगों के कोई बयान नहीं आते, तो उल्टा केंद्र के मंत्री चले जाते थे कातिल अक्यूज्ड के उस पे फ्यूनरल्स पे। तो मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को आज की तारीख पे ये किसी के दरवाजे पे ये जिम्मेदारी नहीं रख सकते बनिस्बत अपने कि इन लोगों ने इनसे सरकार नहीं चली 4 साल। देश भर के व्यापारी इनसे सवाल पूछ रहे जो इतना भरोसा करके लाए थे इनसे, जिन्होंने अच्छे दिन के वादे किए थे। आप लोगों ने ऐसा जीएसटी लगा दिया जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक जिसकी बातों का आप श्रेय लेते थे 3 महीने पहले तक, आज वो इस बात पे आपको शर्मिंदा कर रहा है कि आपका जीएसटी रेट दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बातें हैं। आपसे क्रियान्वयन हो नहीं रहा, सरकार चल नहीं रही, जुमलों पे सरकार नहीं चलती अब्बास भाई। और आप लोग कांग्रेस के बारे में बात करते रहे। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, आपने ये जितने मुद्दे सरकार के खिलाफ गिनाए कांग्रेस की आलोचना उन पर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेकर नहीं आए ना। ये तो टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस का नो कॉन्फिडेंस मोशन था जिसके साथ खड़े हुए आप नजर आए, और वो भी मंशा क्या थी कांग्रेस पार्टी की ये पता नहीं चल पाया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सदन के अंदर हंगामा होता रहा। सरकार कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग माने नहीं। अब्बास भाई मैं आपका जवाब दे देता हूं। नहीं चर्चा के लिए तैयार ही नहीं थे ये लोग। ये देखिए यही तो इनका 2 रुपयापन है, दोगलापन जैसे हम उर्दू में कहते हैं। अगर ये उसके लिए तैयार होते डिबेट के लिए तो सब राजी थे, मगर इन लोगों ने शुरुआत में डिबेट करने नहीं दिया। 15 मिनट के अंदर पार्लियामेंट एडजर्न हो गई। वो स्पीकर, हमारी ऑनरेबल स्पीकर जो 2 दिन पहले फाइनेंस बिल इससे ज्यादा भारी शोर में उन्होंने पारित करा दिया, वो इस शोर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई नहीं। तो मैं हैरान होता हूं जब ये डबल स्टैंडर्ड्स जनता के सामने आता है। दूसरी बात आपने सही कहा, आज का विषय था आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए आंध्र प्रदेश की जनता ने हमेशा इन पे भरोसा किया, 4 साल भरोसा किया। जब आखिरी बजट आया, आखिरी बजट, ये भी जुमले सुनते गए 4 साल, आखिरी बजट में देखा कि आंध्र प्रदेश के लिए जो वादा किया था उसके लिए एक पाई नहीं डाली है। उसके बाद उन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया और हम साथ हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है इन लोगों के लिए। ठीक है मोहम्मद अली खान साहब, हो गई आपकी पूरी बात। नवीन कुमार साहब इस बात का जवाब दीजिए कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे देखा जाए तो आपके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये आपके लिए चिंता का सबब बन गया और इसकी वजह थे आपके अपने सहयोगी जो आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे थे, एक तरह से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ खड़े नजर आ रहे थे। ऐसा क्यों? समीर भाई आप, मेरी आवाज सही आ रही होगी मुझे लगता है आप समीर भाई, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो आज डिबेट में पैनल में हैं वो सभी हमारे खिलाफ है। तो मुझे थोड़ा समय आप थोड़ा सा अधिक देंगे, इतना सा न्याय तो मेरे साथ करेंगे। बोलिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है समीर भाई
कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, प्रमुख विपक्षी दल, ठीक है, वो अगर उसको जीएसटी से प्रॉब्लम है, अगर उसको विमुद्रीकरण से समस्या है, वो अगर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई होती, वो कहती ना कश्मीर में अगर उसने कहा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अगर इनके लोगों ने, मैं कुछ समय पहले सुना डोकलाम में हमने कि डोकलाम में सरकार ने पैसे दे दिया, डोकलाम में पैसा खर्च कर दिया, डोकलाम की विदेश नीति ठीक नहीं है, तो अगर ये देश के हित में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए होते, उस पर चर्चा होती, तो ये पता चल जाता है कि विश्व में पूरी दुनिया देखती ये किस प्रकार की व्यक्ति है, दोहरा चरित्र किसका है। दूसरी बात, एक रीजनल पार्टी एक रीजनल इशू के ऊपर, वो इशू जिसके लिए केंद्र सरकार कहती है कि जितना पैसा वो एक स्पेशल पैकेज के तहत मानने उससे कहीं दुगना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है विकास के लिए, वो अपनी राजनीति के लिए, अपनी क्षेत्रीय राजनीति के लिए वो एक विरोध जताने के लिए विरोध कर रही है, उसके पीछे पीछे लग्गू बन करके आप बैठे। आप कैसी राजनीतिक पार्टी है भाई, किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी है? आज आप कहते हैं कि मोदी उनको राजनीति करना आप थोड़ी सिखाएंगे, यानी कि मोदी मुक्त भारत, बीजेपी थोड़ी सिखाएगी कांग्रेस को राजनीति करना। मैंने जो आपसे सवाल किया था नवीन, समीर भाई, हम किसी को नहीं, हम किसी को राजनीति से करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन मेरा मैं वही जवाब दे रहा हूं। हमारे सहयोगी, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सहयोगी जिनको जो क्षेत्रीय राजनीति से अलग है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। दूसरी बात आप समझ लीजिए, अगर ये कहते हैं मोदी मुक्त भारत, तो क्यों, कौन होगा इस देश के 125 करोड़ जनता को जानना है कि मोदी के विरोध में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री का आजम का होगा क्या? क्या राहुल गांधी होंगे क्या? मणिशंकर अय्यर होंगे क्या? कौन होगा? पी चिदम्बरम होंगे क्या? मायावती होंगी क्या? कौन होगा? एक नहीं इनके पास है कोई जवाब। अरे भाई, आज देश की जनता की आंखों में वो तो करके आप कहते हैं कि हम जब से सांसदों में से कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये गठबंधन नवीन, जब आप ये बात कहेंगे तो विपक्ष यही कहेगा कि कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आखिर आपकी पॉलिसीज क्यों ऐसी रही कि आपके अपने सहयोगी आपसे छिटक रहे हैं? ये टीडीपी तो आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना सहयोगी दल है, क्यों इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा? क्यों शिवसेना को एब्सटेन रहने की बात करनी पड़ी? क्यों यूपी में राजभर साहब जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो गए? उसको क्षेत्रीय राजनीति के तहत अपना केवल अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात की है, तब से वो समस्या है और कुछ नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि मैं बार बार कहता हूं, प्रमुख विपक्षी दल को क्या हुआ? वो क्यों नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आकर राष्ट्र के हित में, बेरोजगारी के हित में, हमें रोजगार नहीं तो उसके हित में लेकर के आते ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि है नहीं। ये लोगों में नकारात्मकता फैला रहे हैं, ये लोगों के अंदर जिस प्रकार से हताशा की भावना फैला रहे हैं, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल बोलते हैं, कर नहीं तो आप मान रहे हैं ये सब कमियां हैं। और ना तो लोकसभा में चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, ना राज्यसभा में चिंता है, जानते हैं। ठीक है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? क्यों नहीं लेकर के आते आप? अगर आप सच्चे हैं, आप कहते हैं कि देश में हमने कोई देवाशीष शिशु आप समझ पाए क्या? मैं समझ पाया। मैं तो गोल गोल घूम रहा हूं कि रीजनल पार्टीज ने ये इशू उठाया, ये रीजनल मुद्दा था, कांग्रेस ने क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन का साथ दिया, क्या मतलब है इसका? देखिए, पहले तो अभी 5-6 महीने तक तो इनको दिख नहीं रहा था कि कोई अपोजिशन है, तो भाजपा बड़ी खुश होती थी कि हमारे सामने कांग्रेस है, कांग्रेस को हम टैकल कर लेते हैं। लेकिन कुछ अभी जो चुनाव हुए फूलपुर, उसके बाद देख के इनके सामने समझ में आया, गुजरात से ही समझ में आ गया था कि रीजनल पॉलिटिक्स देश का आयाम बनेगी आगे चलकर, और वही हमारे सामने हो रहा है। अभी मेरे वाजिब दोस्त जो भाजपा से वो बोल रहे हैं कि ये रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो भाई रीजनल जो पॉलिटिक्स होती है वो भी तो देश का हिस्सा है। भारत एक फेडरल कंट्री है, किसी को इससे दोहराए तो नहीं हो सकती है। तो क्या स्टेट्स के मुद्दे हैं, क्या वो देश की राजनीति को प्रभावित नहीं करते? आप देखिए कि तमिलनाडु के मुद्दे पर, जब तमिलनाडु के मुद्दे पर तो देश का मुद्दा नहीं था, जब उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री ने जान भी गंवाई है। पंजाब के मुद्दे पर देश की प्रधानमंत्री ने जान गंवाई है। तो ऐसा नहीं है, देश एक फेडरल कंट्री है और जो राज्यों के मुद्दे हैं वो भी केंद्र सरकार को परेशान करना चाहिए। दूसरी चीज इनके सामने मुद्दा है कि ये बोलते हैं कि मेरे सहयोगी रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई जी, आप जब राज्यसभा में आपको जब मेजोरिटी का जरूरत थी 4 साल के लिए, तब आप इन रीजनल पार्टीज को साथ में लेकर आए, एनडीए आपने फॉर्म किया। ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लिए चुनाव लड़ी हो, इन्हीं के साथ तो चुनाव लड़ी। अब उसके बाद आप आए, आप अपने जो सहयोगी हैं, घटक दल हैं, उनको संभालने में नाकाम रहे, क्योंकि आप में आ गया एरोगेंस। आप एरोगेंस आ गया। अब देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से रीजनल जो पार्टीज हैं वो स्ट्रांग होती जा रही है, भाजपा अपना जनाधार खोती जा रही है, क्योंकि उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसलिए वो कांग्रेस को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस उसके लिए सॉफ्ट टारगेट है। रीजनल पार्टीज को ये टेक डाउन नहीं कर सकते और इनके लिए आगे चिंता का सबब बनता रहेगा। लेकिन आपकी बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के साथ खड़ी है चट्टान की तरह, माना जाइए। देखिए, हम लोगों ने साफ साफ बोला है कि जो अगला जो चुनाव होने वाला है वो सांप्रदायिकता के वर्सेस चुनाव होने वाला है।
तो वही जिस मतलब तरीके बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं दो लाइक माइंडेड पार्टी है, एक समान विचारधारा की पार्टी को सबको साथ आना चाहिए, सीटें डिसाइड कीजिए, एक सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक अच्छा कोलिशन बने और भाजपा को अगला राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानते हैं आप नहीं मानते हैं? ठीक है, सुनील सिंह साजन, इस बात का जवाब दीजिए कि आज ये जो तस्वीर नजर आ रही है कि एनडीए के सहयोगी उससे छिटक रहे हैं, शिवसेना आंखें तरेर रही है, उधर आपके यूपी में ही राजभर साहब ये कह रहे हैं कि योगी सरकार सबसे नाकाम सरकार है, मैं 10 में से 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। क्या वजह है इसकी? जिस तरह से एसपी बीएसपी ने अपना दम दिखाया गोरखपुर और फूलपुर में, समीर भाई, उसके बाद ये हालात चेंज हुए हैं क्या? समीर भाई, मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2014 में आए तो एक नारे के साथ आए, सबका साथ सबका विकास। विकास तो मैं पूरे देश में ढूंढ रहा हूं कहां है। गुजरात में पता लगा था कि पागल हो गया, लेकिन मैं पागल भी विकास ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं मिल रहा। अब सबका साथ भी नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं वो हमारे खिलाफ हमें समय ज्यादा दे दो। अरे भाई, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, इस देश का किसान आपके खिलाफ, इस देश का नौजवान आपके खिलाफ, इस देश का पिछड़ा दलित मुसलमान आपके खिलाफ और आपके जुमले के खिलाफ लोग हैं। और समीर भाई, क्यों नहीं लेकर के आते? अब तक कोई कुछ नहीं बोला रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फार्मूला दिया है देश से भाजपा खत्म करने का, मोदी मैजिक खत्म करने का और मोदी को हराने का। और वो फार्मूला मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के विपक्ष के लोग जान गए हैं, इनको कैसे हराया जा सकता है। हमारा समझौता हुआ, फॉर्मूला तो पता चल गया, लेकिन नेता नहीं पता चला ना सुनील साजन। हमारा समझौता हुआ, हमने बार-बार बीजेपी यही पूछती है कि फॉर्मूला तो बता दिया आपने, और लेकिन नेता होगा कौन? मोदी के खिलाफ आपका चेहरा है कौन? देखिए, मोदी के खिलाफ आम आदमी भी हो सकता है और ये संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आम आदमी भी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। वो अगर हम अभी बता देंगे तो ये बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि मोदी मैजिक भी अब उत्तर प्रदेश में जब से हमारा गठबंधन हुआ तब से मोदी साहब की भी खबर आने लगी कि वो अब उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है उत्तर प्रदेश में 0 होने जा रहे हैं। बिहार में हार रहे हैं, बंगाल में हार रहे हैं, आंध्र प्रदेश की स्थिति आप जान रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति आप जान रहे हैं। तो ये लग गया है कि मोदी साहब के जुमले 4 साल चल लिए, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब इनका बोरिया बिस्तर बंध गया है, बस समय का इंतजार करिए। ठीक। अमीर हैदर जैदी साहब, सीताराम येचुरी साहब एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2019 का जो नतीजा है वो या तो 2004 की तरह होगा या फिर 1996 की तरह होगा। यानी रीजनल पार्टीज को या तो कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा या कांग्रेस को रीजनल पार्टीज का, कुछ ऐसा ही गणित सामने नजर आने वाला है 2019 में। इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? देखिए, क्यों ऐसा लग रहा है? नंबर 1 तो व्यक्ति डिस्कस प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए, नीतियों पे मंथन होना चाहिए। और हम बार बार कह रहे हैं नीतियों पे समझौते होंगे और नीतियां निर्धारित हो जाएंगी तो उसके ऊपर बात होगी। ये व्यक्ति पे बात करना चाहते हैं। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति कोई अहमियत नहीं रखता है। और लेकिन उनके पास जब नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड है तो वो क्यों नहीं बात करेंगे? भाई, प्रजातंत्र जिनके नाम पर आज की तारीख में वोट मिल रहे हैं तो वो उनका जिक्र क्यों नहीं होगा? उस ब्रांड का जिक्र क्यों नहीं होगा? बीजेपी ब्रांड लेके उनके लिए फायदे का सौदा है। वो ब्रांड लेके घूमे ना। हमें ब्रांड नहीं चाहिए, हमें नीतियां चाहिए। और नीतियां क्या होनी चाहिए? जो किसान आंदोलनकारियों को नक्सलवादी बताते हैं वो ब्रांड चाहिए। जो छात्र आंदोलनकारियों को कहना चाहिए आतंकवादी और सेडिशन छात्र के उसके लगा के बंद कर दे, वो नीतियां चाहिए। या कोई दलित आंदोलनकारी चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में आंदोलन करता है, अगर उसे कोर्ट जमानत देता है तो उसे फिर नीसा में बंद कर देंगे, वो नीतियां चाहिए। प्रजातंत्र में नीतियां जरूरी है। ये प्रजातंत्र का विरोध करने वालों को क्या कर, ये अपना इनका माध्यम दूसरा होना चाहिए। मैं एक चीज और कहता हूं, इन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों से भी झूठ बोला और देश की जनता से बोला। क्षेत्रीय पार्टी आंध्र प्रदेश की जब बोला कहना चाहिए हम तुम्हें विशेष दर्जा देंगे, जब मांगा तो उन्हें दिखा दिया। बिहार से बोला, उन्होंने एक विशेष दर्जा क्या देते, एक विश्वविद्यालय मांग लिया था तो वहीं उसे अपमानित कर दिया।
तो ये जब अपना प्रजातंत्र के अंदर घोषणा पत्र लाया करें तो उसके नीचे एक लिख दिया करें कंडीशन अप्लाई। हम जो ये वादे कर रहे हैं इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है। तो ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, देश हमारा बहुत महान है, ठीक, उन्हें कुछ देर के लिए बहकाया जा सकता है लेकिन गुमराह नहीं किया जा सकता है। अच्छा। और ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मतलब 68% भारत पर, हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, बीजेपी का बहका कर लोगे। आप गुमराह कर, देश को गुमराह कर, झूठ बोल के आप जो है सत्ता के लिए एक लोगों ने सोचा लो जी कहना चाहिए नोटबंदी हुआ, उनमें जितने गरीब आदमी है सब मालदार हो जाएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। राकेश कपूर साहब, लेकिन ये जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, जो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन की एकमात्र वजह था टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की, क्या आपको लगता है कि इस पर भी झूठ बोला गया है, जो कि वादे से मुकरी है सरकार, जिसका नतीजा ये है? सभी साहब, मैं एक अर्ज करूं जी। मेरी अर्ज ये है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन से इधर उधर भाग रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे निकलता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक लाइन का होता है कि ये सदन मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करता है। क्योंकि वो सरकार, कोई भी सरकार राष्ट्रपति की सरकार होती है, तो इसलिए संवैधानिक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उस सरकार के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव, जिसकी कुछ शर्तें हैं कि 10% जो शक्ति है सदन की जी, उसके 10% सदस्य उसका समर्थन करने चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि वाईएसआर ने रखा, टीडीपी ने रखा, टीडीपी बीजेपी के साथ थी, वाईएसआर किसी कहीं और थी, या पीछे से बीजेपी का समर्थन कर रही है। सवाल ये है आज का मुद्दा कि जो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में शर्तें पूरी करने के बाद रखा गया है, उस पर विचार, उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? और जबकि हम ये भी जानते हैं कि अभी तक मैं संसद के रिकॉर्ड से बोल रहा हूं, नहीं तो सरकार तो तैयार थी ना आज बहस के लिए। हमारी बात सुनिए ना, विपक्ष हंगामा करता रहा, ये बात सही है या नहीं सही है? अरे क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है। आप देखिए, हवा में मत बहिए। हाँ, जो तकनीकी मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो तकनीकी बात, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अध्यक्ष को वो स्वीकार करना पड़ेगा शर्तों के नियमानुसार। उसमें ये कहीं नहीं है कि सदन में व्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी, उसके चलते जो है वो आप अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। ये अध्यक्ष का ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, कि वो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करेंगे जी, और उस पर सदन के अंदर बहस होगी। ये अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है राकेश जी, बहुत समय से लोकसभा सदन में आ जाता है, वो सदन की संपत्ति बन जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सदन में पूरी व्यवस्था ही लागू हो, वो अलग बात है। पूरा सदन पूरी तरीके से व्यवस्थित हो। अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से 19 लाख करोड़ रुपए का, और ये देश क्यों ना पूछे इस सदन विपक्षी दल जो बड़ा है वो क्यों लेकर के नहीं आया? शोर शराबे, नारेबाजी के बीच पारित हुआ। इट वाज ए मनी बिल। मनी बिल पर कोई भी सदस्य अगर कह देता है कि मैं डिवीजन चाहता हूं, ठीक है, तो अध्यक्ष ना इधर देख सकते हैं ना उधर। अध्यक्ष ड्यूटी बाउंड होते हैं, अध्यक्ष संविधान के अनुसार चलते हैं। ठीक है सर, वो मैं समझ गया, मैं वो बात मैं समझ गया। लेकिन आज देश ने क्या देखा? सदन के अंदर टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, यानी जो तमाम विपक्ष के लोग थे, वो हंगामा करते हुए नजर आए। बार बार राजनाथ सिंह ये कहते रहे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम बहस के लिए तैयार हैं। माफ कीजिए समी भाई, ये देखा ना, तो परसेप्शन क्या गया? अरे नहीं समी भाई, माफ कीजिए, आज जो है, जब सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे पास अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और मैं सदन में इसको रखना चाहती हूं, और लेकिन मुझे व्यवस्था चाहिए, यहाँ पर शोर शराबा आप बंद कीजिए, तो उस समय हाँ, केवल AIADMK और TRS इनके सदस्य थे जो नारेबाजी कर रहे थे। हमने देखा है, ठीक है, हमने देखा, एक्सेप्ट किया जा सकता था। माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो
सरकार के सहयोगियों का नो कॉन्फिडेंस क्या ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देवाशीष, रामविलास पासवान के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रामविलास पासवान ये कहते हुए नजर आए, एक तरफ शिवसेना ने एब्स्टेंट रहने की बात की, एक दिन पहले रामविलास पासवान का बयान आता है कि सरकार जो है उसका परसेप्शन एंटी दलित, एंटी मुस्लिम एक इमेज बन रही है जिससे बचना चाहिए। जो सेकुलर लीडर्स हैं उनकी आवाज बीजेपी में कहीं दबी रह जाती है। यह कहने का क्या मतलब है? क्या यह भी माना जाए, यह माना जा सकता है कि वो भी डिससेटिस्फाइड है? देखिए क्या है कि रामविलास पासवान जी के बारे में पूरा देश जानता है। उनका नाम मौसम वैज्ञानिक ऐसे नहीं पड़ा है। हाँ, उनको पता है, उन्होंने 4 साल सत्ता का सुख भोगा। हाँ। अब जैसे देख रहे हैं कि मोदी जी जब अगली बार चुनाव में जाएंगे, जनता के पास वापस जाएंगे, तो उनको उन्होंने बोला था जब वो चुन के आ रहे थे तब बोला कि मैं 5 साल बाद आऊंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा। हाँ। अब रिपोर्ट कार्ड लाने से पहले हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट बजट पेश हुआ उसमें उन्होंने अपने वादे एक्सटेंड करते हुए 2022 के दे दिए। तो अगली बार वो आके यही बोलने वाले हैं कि अब मैं जो नहीं कर पाया मैं 2022 में कंप्लीट करूंगा। तो ये इतना मोदी जी की लाइन है। जब रामविलास पासवान जी जाएंगे अपने समाज के पास, अपने वोटरों के पास में, तो उनसे उनका वोटर पूछेगा कि 4 साल अब नहीं, लेकिन उनकी बातों में दम है क्या? क्या आपको लगता है इमेज सरकार की एंटी मुस्लिम, एंटी दलित बन रही है? ये तो हम 4 साल से बोल रहे हैं। तो हम 4 साल से बोल रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं। लेकिन उनका इस सुर में सुर मिलाने का मतलब ये है कि हम सही बोल रहे थे, अब उनकी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक ये समझ गए हैं कि मौसम का पाला किस तरह बदल रहा है, इसलिए वो इस साइड आ रहे हैं। हाँ, बस ठीक है। नवीन कुमार साहब, क्या ऐसा ही है? क्या मौसम का मिजाज देखकर, हवा का मिजाज देखकर अपना रुख बदल देते हैं रामविलास पासवान? ये उनके बारे में मशहूर है। क्या वाकई हवा बदल रही है क्या? समीर भाई, मुझे लगता है कि हवा शायद जो है एसपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, जो ये गठबंधन है ना जी, मौकाप्रस्त लोगों का, उन्हीं की तरफ से बदल रही है। ये 4 साल से बोल रहे हैं, यानी सरकार के आते ही इन्होंने ठान लिया कि लोगों के अंदर दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। 4 साल से बोल रहे हैं, यानी कि सरकार की जैसी बनी तब से इन्होंने घोषणा करनी शुरू कर दी, लोगों के बीच में नकारात्मकता फैलानी शुरू कर दी, लोगों के बीच में इन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी 4 साल से कि भाजपा सरकार जो केंद्र में आई है वो दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, वो किसी का साथ नहीं कर रही है। देश के अंदर चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, जो भारत का नागरिक है, सरकार उसके लिए काम कर रही है। अगर मैं कहता हूं कि दलित, आप कहते हैं दलित बोल रहे हैं है, उसका आप कहते हैं नवीन, बात तो वही है ना। आप कहते हैं फिर आपके सहयोगी क्यों छिटक रहे हैं? क्यों शिवसेना आपसे नाराज है? आप क्यों टीडीपी ये कह रही है कि आपने जो वादे किए थे उससे नहीं निभाया? समीर भाई, कोई छिटक नहीं रहा है। रामविलास पासवान को क्यों लग रहा है कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित छवि बन चुकी है सरकार की, जो बदली जानी चाहिए? आज मैं, अरे भाई समीर भाई, अगर विरोध में है, मैं कह रहा हूं कि आप रखे ना लोकसभा के अंदर, करें ना चर्चा। क्यों चर्चा से भागते हैं? पिछले समय से विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? इसलिए भाग रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं है। किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहे तो करके तो देखें क्या किया सरकार ने। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, एक एक वक्त का देंगे, लेकिन इन्होंने बेशक ये 60 साल का रिपोर्ट कार्ड ना दे, बेशक ये अपनी राज्य सरकारों में रहे हो, वहां इन्होंने गुंडा राज मचाया, उसका रिपोर्ट कार्ड ना दे। चाहे ये केरल की बात करें, केरल में हिंदुओं का कत्लेआम करा रहे हो, कन्वर्जन करा रहे हो, उसकी बात, उसका रिपोर्ट कार्ड ना दे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने जिस प्रकार से केरल की जनता को तो आपको लेके आ जाना चाहिए था। देखिए, यही तो कह रहे हैं राजभर साहब कि आप हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं फट से। हम तो दे ही रहे हैं, यही दे रहे हैं, यही कह रहे हैं वो, हम यही कह रहे हैं। हाँ, फिर वही हम कह रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं दूसरा मेरा ये कहना है कि आज देश के जिन राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती जा रही है, क्या वहां की जनता मूर्ख है? क्या वहां की जनता को समझ नहीं है? क्या कहना चाहते हैं लोग? वहां की जनता को बहुत समझ है और वो जानती है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, राज्यों का विकास कौन कर सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये 2 उपचुनाव जीत गए और उसके बाद में उसकी चर्चा इस प्रकार से करने ना चाहने, उन्होंने क्या जीत लिया? और वो भी ऐसे गठबंधन में चुनाव के बाद, घोषणा होने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद पीछे लग करके चले गए। आप अगर संख्या लगाए कोई बात नहीं, हम 2 उपचुनाव हारे ना, 19 नहीं हारेंगे। ठीक है, आने वाले विधानसभा भी नहीं हारेंगे। आप इसी पे खुश रहिए। आपका देश की जनता जानना चाहेगी कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप कब तक भागेंगे भाई? क्यों नहीं बताएंगे? क्या ठीक है, सुनील साजन आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आता हूं। ठीक है, इसके बाद राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी सुनील साजन। नहीं, देखिए,
अगर इस पूरे देश में ये माहौल बना है कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी पिछड़े हैं, तो दिक्कत क्या है ये बताएं। ये योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव में क्या कहा? अगर हम और मायावती जी मिल गए तो आपने कहा कि ये सांप और छछूंदर हैं। आप पिछड़ों को सांप और दलितों को छछूंदर समझ रहे हैं, मुसलमानों को संदेह की नजर से देख रहे हैं। आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो गए हैं। मैं कह रहा हूं आप ये तय करिए कि उत्तर प्रदेश के मोदी साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं 2 सीट जीत गए। मैं कह रहा हूं 2014 के बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए और 10 में 10 भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। आप 2 की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता 2014 के बाद 12 राज्यों में चुनाव हुए, 12 में से 11 भाजपा ने जीते रिपोर्ट कार्ड दिया है। वो आपको याद नहीं है? और 19 में आप रिपोर्ट कार्ड साबित करो मत साबित करो। आज उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड में पहली बार हुआ कि हमने गरीब कन्याओं के विवाह कराने के लिए 38,000 रुपए इससे पहले कभी नहीं दिए। अरे देगी, आप परेशान मत हो। 1,00,000 आपको रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के माध्यम से मिल गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो रहा है। अपने लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपके अपने लोग खड़े हैं। आपने याद होगा कि आपके अपने विधायक वंश बढ़ा, आपने गरीबों के लिए क्या किया? आपका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों के लिए बता दीजिए क्यों आपका विरोध कर रहे हैं? क्यों रामविलास पासवान आपके खिलाफ है? अरे तो आपके लोग क्यों भाग गए? चंद्रबाबू नायडू आज आपके लोग भागते हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप कभी अपने आप को आईने में देखिए। अपनी पार्टियां बचाने का अरे आईने में देखिए अपने आप को आईने में। ये झूठ हम आईना देख सकते हैं क्योंकि हमारा जुमलेबाजी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आप मत देखना कभी आईना। अरे आप आईना देखिए, अगर नहीं देखेंगे ठीक है। लेकिन कपूर साहब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है? खासतौर पर यूपी में 2 लोकसभा सीटें हैं हराने के बाद ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। क्या ये माना जाए? देखिए, सवाल ये नहीं होता है कि किसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। सवाल ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसका वकार कायम करने के लिए, रखने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है कि जो संसदीय प्रणाली के नियम हैं उनको लागू किया जाए। 1963 में पंडित नेहरू की सरकार को कोई खतरा नहीं था। 3 महीने से लोकसभा नहीं चल रही। लोकसभा के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है। वो संसदीय प्रणाली का विरोध नहीं कर रहा। क्या आपको मालूम है? सुन लीजिए कपूर साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए। नवीन अभी तक सुन लीजिए कपूर साहब जी। कपूर साहब 3 महीने से लोकसभा विपक्ष नहीं चल रहा। वो संसदीय प्रणाली का लेट मी कंप्लीट। देखिए, हर बात का जवाब जो है वो तू मैं नहीं हो सकता है। और हर बात का जवाब जो है बीजेपी, एसपी, बीएसपी इनकी आपस की लड़ाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर संसद की प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ पर पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेक पर लगा हुआ है। आप ये देखिए, 1963 में पंडित नेहरू की सरकार को कोई खतरा नहीं था और 50 सदस्य भी नहीं थे विपक्ष के पास। इसके बावजूद पंडित नेहरू ने खुद कहा था जाकर के अध्यक्ष को कि मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आप स्वीकार कीजिए और इस पर बहस होनी चाहिए। अभी तक आपको मालूम है कितने अविश्वास प्रस्ताव इस देश की संसद में आ चुके हैं? 30 के लगभग आ चुके हैं। 30 के लगभग प्रस्ताव आ चुके हैं और 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आए थे। 3 अविश्वास प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ आए थे। 3 अविश्वास प्रस्ताव पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ आए थे। क्या सारी सरकारें गिर गई? लेट मी कंप्लीट नवीन, प्लीज नवीन बोलने दीजिए कपूर साहब को। नवीन जरा उनकी बात कट गई थी। प्लीज यार जरा कायदे की बात नहीं होने दिया करो भैया। आप अपने बीजेपी के दफ्तर में नंबर जरूर बढ़वा लोगे, लेकिन जरा ये पता तो आपको भी होना चाहिए। आपने भी संसद कवर की है। मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि नो कॉन्फिडेंस के बाद सरकार गिरेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। पहले से ही तय सरकार और 4 नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वॉइस वोट से ही खारिज कर दिए गए थे। अभी तक कोई एक आधा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है जिसमें सरकार गिरी है और वो 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। एंड दैट वाज ए रिवर्स मोशन, रादर इट वाज नॉट ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कंप्लीटली। लेकिन नवीन कुमार जरा सुनिए ध्यान से, आपके मतलब की बात है। 2003 के दिसंबर में शीतकालीन सत्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने स्वीकार किया, उनकी सरकार नहीं गिरी। सरकार नहीं गिरी
मई में ही चुनाव हुए, लेकिन एक संसदीय व्यवस्था के प्रति पूरे देश के लोगों का विश्वास जागा कि ये ऐसी संसदीय प्रणाली है जिसमें जो विपक्ष बैठा होता है वो आम जनता के वकील के तौर पर काम करता है। क्या आप इस बात से घबरा रहे हैं पालन कर रहा है? अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर सिर्फ प्रधानमंत्री ही देते हैं। हम किसको घबराना है? अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो सकती। 2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है, 4 महीने से सारे मुद्दे आएंगे। सवाल विपक्ष कर रहा है, लोकसभा नहीं चलने दे जब रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1967 में इंदिरा गांधी, यार आई एम सॉरी यू डोंट डू यू हैव एनी सिविलिटी और नॉट? बताती है आप में कोई सभ्यता है? कोई सभ्यता है? तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ेंगे बीजेपी के हेड ऑफिस में। आप सभ्यता की बात करते मेरा कहने का मतलब क्या मेरा आप समझिए, मतलब कहने का मुझे बात तो कहने दो। मैं इधर में ना उधर में यार। दूसरे मेहमानों के पास भी चले जाते हैं। मोहम्मद अली खान साहब, मैं तो तकनीकी बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली खान साहब, क्या आपको लगता है या ये कहा जा सकता है कि सरकार अरे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तैयार नहीं ये बात बताना, बच रही थी उससे? संसदीय प्रणाली के अंदर कितना क्या एज अ मेन अपोजिशन पार्टी आप ये बात कह सकते हैं क्या आप खान साहब? देखिए, मैं तो जो बोलने वाला हूं वो बोलूंगा, मगर मैं ये देख रहा हूं कि ये जो भाजपा के प्रवक्ता हैं इतने विचलित हो गए, किसी को बोलने नहीं दे रहे, चाहे इनके हित में बोल रहा हो चाहे इनके खिलाफ बोल रहे, इतने बौखला गए हैं हार से कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सब विरोध में बोलिए, ये बात जवाब राय रह नहीं गई है कि आप एक सांप्रदायिक और एंटी दलित पार्टी है। मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। अब आपने मुझसे सवाल किया कि हमारा रोल क्या होगा, करेक्ट? देखिए, हमारा रोल किसी भी जिम्मेदार विपक्ष का रोल यही होता है कि जिम्मेदारी होती, दायित्व होता है कि वो जनता के सामने इनकी नाकामयाबियां लाए या जनता को याद दिलाए इन लोगों ने ये वादे किए थे। अब आप और हमको मिलकर इन्हें जिम्मेदार ठहराना होगा और कहना होगा भैया कुछ तो कराओ। मैं आपके सामने बस 2-3 मिसालें रखूंगा और तथ्यों पर आधारित रखूंगा। मुझे रेटरिक में बात करने की आदत नहीं है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नहीं खान साहब, मैं मकसद जानना चाह रहा हूं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे। मकसद जानना चाह रहा हूं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसके साथ खड़ी हुई, क्या आप लोग कहीं ना कहीं अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं क्या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए? जी अब्बास साहब, नहीं हमें तो पता है तो जो जिस भारी मात्रा से ये आए हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, जो आप भारी मात्रा से आए हैं पार्लियामेंट में, आप लोगों को तो निडर होना चाहिए। मगर हमारी ताकत तो नहीं, मगर आपकी कमजोरी जरूर दर्शाता है ये कि आप लोग होने ही नहीं दे रहे। कपूर साहब इतनी सही बात करें, वो सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करें, ये सुनने में डर रहे हैं, ये प्रोसीजर के बारे में सुनने में इन्हें घबराहट हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बोलते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमने अपनी आवाज आप जो विरोध कर रहे हो वो प्रोसीजर के पक्ष में है, कई ऐसी वजह है क्या? एक अंग्रेजी में कहावत होती है, स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। आखिरी अंतिम एक वो हो गई थी कि भैया तुम पे हम 4 साल भरोसा करते रहे, 4 बजट्स में इंतजार किया, आके आपके चैनल पे कांग्रेस गलत बयानबाजी कर रहे हैं ये नवीन साहब, हालांकि इतने वरिष्ठ है उसके बावजूद ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। आपको पता है अरुण जेटली जो थे, जब उन्होंने बुलाया मीटिंग में इन लोगों को, आपको पता है ये बात क्यों नहीं करते आप? उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैं ये दूंगा। आंध्रा के सारे सांसदों ने रिजेक्ट कर दिया, अलग अलग दलों से जो आपके सहयोगी थे। जब वो दिल्ली आए मीटिंग के लिए, अरुण जेटली ने कहा आओ मुझसे मिलो, वो मिले। तो उस मीटिंग में सिर्फ वही चिट्ठी उन्होंने दोबारा उसको दोहरा दिया। तो जानते हैं सांसद क्या बोले बाहर निकल के? बोले जनाब आप चिट्ठी दोबारा भेज देते, हमारा वक्त बच जाता। कांग्रेस आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया है लोगों के साथ, और आज बोलते भैया रीजनल फैक्टर। देवशीष जरारिया ने बिल्कुल सही कहा कि आपके लिए रीजनल फैक्टर सडनली मायने नहीं रखते। जब आप अलायंस बनाते फिर रहे थे तब आपको ये डर नहीं था। नवीन एक एक करके मेरी बात, आप लोगों की राजनीति आ गई एक्सपायरी डेट, घबरा लीजिए, चिल्ला लीजिए, जितना आप यहाँ पे अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, मगर आप टीडीपी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? 4 साल तक सत्ता में रहने के बाद, टीडीपी पे भरोसा करने की बात नहीं है, साथ रहने के बाद आज उनको यह एहसास हो रहा है कि आंध्र प्रदेश की जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की जा रही है। आज अगर क्या वाईएसआर कांग्रेस ने, जगन मोहन रेड्डी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन नहीं छेड़ा होता इसके खिलाफ, तो क्या टीडीपी कभी सत्ता से बाहर होती? क्या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में शामिल होती? क्या देखिए आप उसके साथ हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी पहले से ही दांव पर है। ऐसी बात नहीं है सभी भाई कि ये रातों रात मांग पैदा की गई हो। देखिए रातों रात ये मांग पैदा नहीं हुई है, ये मांग 2014 से आ रही है, जब से आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुई थी। इनके समर्थन से इन लोगों ने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था। उसके प्रावधान ये कहते थे क्योंकि आंध्र प्रदेश इतनी सारा एरिया दे रहा है इंक्लूडिंग हैदराबाद, आप लोगों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होगी। ये आए पावर में, जब वो बिल पास हुआ, जब 2014 में उसका क्रियान्वयन करना है, ये लोग थे सरकार में,
इन्होंने वादा किया पहले साल, हाँ हम बनाएंगे पैकेज, दूसरे साल वादा किया, तीसरे साल वादा किया, 14 साल वादा किया, बार बार जुमले जुमले जुमले। तभी तो ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो इस मांग के साथ खड़े हैं क्योंकि हमने ये मांग लिखी थी। कांग्रेस की सरकार थी जिसने वो कानून लिखा, कांग्रेस की सरकार थी जिसने पारित कराया, कांग्रेस की सरकार थी जिसने सबसे पहले स्वीकार किया। आप जुमलेबाज कहां समझेंगे? आपको तो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ समझ आता है। आप लोगों को अगर चुनाव नहीं होता तो कोई हमें आप क्या जिम्मेदारी? खूब नेगेटिव पॉलिटिक्स करिए साहब, सरकार आपकी प्राथमिकता आप नकारात्मकता फैलाइए, हताशा फैलाइए। देश की जनता जानती है कि इस देश का भविष्य पर्दाफाश हो चुका है। ठीक है, आपका आपका गुरूर, नेगेटिविटी फैला रहा है क्या? मुंह पे जुमलेबाज बुला रही है, मुंह पे जुमलेबाज बुला रही है अपने नेताओं को। इसका जवाब है क्या नेगेटिविटी फैला रहा है? और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते सिवाय अपने आप को। कि जब भी ये बात होती है कि भाई विपक्ष एक हो रहा है, यही कही विपक्ष एक हो रहा है, तो हम खत्म हो गए, तो फिर दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसका नेता कौन होगा? क्योंकि उधर तीसरा मोर्चा, तीसरे मोर्चे के नेताओं की मीटिंग्स हो रही हैं, ममता बनर्जी साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं केसीआर के, और वो एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी दलों का एक मेला लग रहा है वहां पर। तो इसका नेता कौन होगा बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कौन? देखिए, पहले तो मैं सुन लीजिए, इस पे बोल देता हूं नेता पे जी। राज ठाकरे ने एक बयान आज दिया कि हम मोदी मुक्त चाहते हैं, मोदी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हाँ। हम इस बयान को नहीं मानते। हाँ। प्रजातंत्र के अंदर संवैधानिक संस्थाएं बड़ी होती हैं, नीतियां बड़ी होती हैं, हम बात कहते हैं, और ये जिम्मेदारी होती है संस्थाओं की कि विपक्ष भी जिंदा रहे। हाँ। हम उनके विचारों का भी स्वागत करते, हम नहीं कहते, हम तो बीजेपी मुक्त की बात नहीं करते। हाँ। हम तो आरएसएस मुक्त की बात नहीं करते। हाँ। ये प्रधानमंत्री मोदी की कथनी है। बीजेपी जो कहते हैं कि हम तो साहब कांग्रेस मुक्त, वामपंथ मुक्त, फला मुक्त, हम मुक्त नहीं चाहते। हाँ। और मोदी जी इतने तो बड़े नहीं है, किसी और को देखना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सब लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। पूरा प्रजातंत्र उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। मसला ये नहीं है। प्रजातंत्र में विरोध करने के कुछ माध्यम है, धरना है, प्रदर्शन है, रैलियां और उसके साथ बाकी सब लोग खड़े, कहना चाहिए संसद के कांग्रेस का झंडा उठा रही है, स्थगन है। इन चीजों का बीजेपी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रदर्शन करो तो नक्सलवादी, कुछ और करो तो कुछ और। किसान साहब वो ड्रामा करने आए थे, मलबूत पी के चले गए। ये अंतिम वो होता है जो कहना चाहिए अंतिम हथियार है विपक्ष के पास, जिसका उसने ब्रह्मास्त्र चला है। हाँ। और मैं जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं उनसे सहमत हूं। हाँ। इसके ऊपर ये ब्रह्मास्त्र है जो इसे वहां पे सारे विपक्ष, नोटबंदी भी डिस्कस होगी, लव जिहाद भी होगा, जो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया है वो सब वहां डिस्कस होंगे। बीजेपी डर गई है। अगर ये आ गया और इस पे डिस्कशन हो गया देश ने, और देश ने देख लिया, तो हमारा तो चेहरा ही बेनकाब हो जाएगा। इसलिए घबराए। और एक चीज और है जो इनके नहीं, तो इसका आधार क्या है कि बीजेपी डर गई है? आप ये किस बिना पर कह रहे हैं? तो फिर कराए ना। अभी त्रिपुरा में आपकी पार्टी की क्या हालत हुई? सुन लीजिए, आप कह रहे हैं बीजेपी डर गई। सुन लीजिए, आप ये तो क्या हुई, हंगामा तो आप ही के लोग कर रहे हैं। मैं आत्मालोचना करना जानता हूँ। हाँ। बीजेपी की, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर हमें 10 लाख से ज्यादा वोट मिला, हम हार गए। बीजेपी को 10 लाख से कम मिला, वो जीत गए। तो मैं तो पहले कह चुका हूं, जो इस तरह के जो हमारे यहाँ 70 साल बूढ़े हैं उन्हें कंट्रोल कमीशन में भेजो, ताकि बीजेपी को ऑक्सीजन न मिले। एक चीज और कहूंगा, तो सबने मिलकर के आप सब देश की सारे ये जो है ना चोर मुसेरे भाई, अगर भाई वो ये सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्सपोज होने जा रहे हैं। इनके घोटाले खुलने वाले, इनके भ्रष्टाचार के मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब इनको डर सता रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की आवाज सुनी नहीं जाती। एक ही बात दम घुट रहा है, आवाज हर बात तो ये वहां कर रहे हैं, नजर आ रहा है, डूबने वाली दिख रहा है। लेकिन जो राज ठाकरे ने जो सवाल उठाया कि मोदी मुक्त भारत का आह्वान कर रहे हैं, क्या इसके साथ हैं आप लोग? मोदी इतने बड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं, मोदी इतने बड़े नहीं है। आप भी इसको खारिज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल खारिज करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, देश में ये कहा जा रहा है, ये चलाया जा रहा है कि मोदी वर्सेस कौन। हाँ। देश में पिछली बार भी ये हुआ था कि इसको एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तौर पे लड़ा गया मोदी सरकार के द्वारा। हाँ। और मोदी सरकार फिर से चाहती है कि भारत का आगामी जो लोकसभा आम चुनाव हो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म के तौर पे लड़ा जाए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो घाटा होगा। ऐसा नहीं, मैं बताना, अगर ऐसा होता है तो घाटा होगा। मैं बताता हूँ, देश की जनता को जानने का हक नहीं है, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा? जाती है
मोदी देश की जनता को कोई जानने का क्या बात करते हैं आप? जबकि हम चाहते हैं ये कि कौन सा तरीका होना चाहिए वो मोदी जी की 125 करोड़ लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं उसका प्रधानमंत्री क्या डिलीवरेंस किया। इसलिए चुनाव को फेडरल फारूक अब्दुल्ला को बनाएंगे, उससे नवेसी को बनाएंगे, जाएगा, रीजनल पार्टी के चुनाव लड़ेंगी और इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके सामने लाया गया है और उसको उसी तरीके से चर्चा पे लाया जाएगा। ठीक है सुनील साजन, इस पर आपका रिएक्शन। मोदी मुक्त भारत बनाना है, राज ठाकरे कह रहे हैं, साथ हैं आप इसके? नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन मोदी से छुटकारा पाने के लिए देश का किसान, देश का पिछड़ा, दलित, मुसलमान, नौजवान और महिलाएं जिनके साथ इन्होंने जुमलेबाजी की थी, मैं कह रहा हूं कि एक गैस को लेकर के बड़ी बात तो भाजपा के साथ आपके साथ कौन बचा फिर? बलिया की घटना एक अखबार में ने भी छापा कि मोदी जी ने जिस महिला को दिया वो चूल्हे में रोटी बना रही, पता लगा इंटरव्यू हुआ तो पता लगा 800 की गैस है, अब वो भरा नहीं पा रही। तो मैं ये कह सकता हूं जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, जो नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, रोजगार के नाम पे पकौड़ा बता दिया, तो मुझे लगता है कि अब मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के नौजवान बताएंगे कि पहले आप पकौड़ा बनाओ, उसके बाद फिर देश को बताना। कपूर साहब, क्या आपको लगता है होने जा रहा है? आप परेशान मत हो, बहुत सालों पहले आप किसी को अपमानित कर सकते हो, इंदिरा गांधी के जमाने में कहा जाता था कि चुनाव जो है वो इंदिरा वर्सेस ऑल है, नौजवान को नहीं चला सकते, ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी वर्सेस ऑल है। इस बार 2019 में भी लड़ाई जो है देश का नौजवान ही साथ है, देश का महिला साथ है, आप झूठ बोल कर ऑपोजिशन भारत का हर व्यक्ति आज मिलेगा। अगर किसी को उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। आप ठीक है, बहुत समय सत्ता में रहे, आपने कुछ किया नहीं, देश की जनता को उम्मीद है नरेंद्र मोदी से। आज चाहे सीमाओं को सुरक्षा करने की बात हो, चाहे चाइना को जवाब देने की बात हो, और चाहे पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो, अगर वो है तो नरेंद्र मोदी का दूसरे में नहीं है हिम्मत। नवीन देखिए ये देश तंग आ चुका है। हाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो ये जुमले बोल लीजिए, आसानी है जुमले बोलना, आप लोगों की आदत में है, आदत में शुमार है जुमला बोलना। जी ये समाजवादी पार्टी की जुमला नहीं बोलते, आप जुमला बोल रहे हैं, हमसे मत कहिए, हम जुमला बोल रहे हैं। गठबंधन की जीत है, ये जीत है वर्तमान सरकार की नीतियों के विरुद्ध उपजे जनारोष की। जनता में जो रोष पैदा हुआ है ये उसकी जीत है। ये गलतफहमी में है अगर राजभर जी भी और ये समाजवादी के कौन साहब बैठे हुए हैं ये भी, तो बीजेपी एंड एसपी आर द टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन, वी शुड अंडरस्टैंड सो फार यूपी इज कंसर्न। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमारी जो पूरी व्यवस्था है और इस जो लेकिन आपने सवाल पूछा कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी वॉज ए ब्रांड इन 2014 ड्यू टू द फेलियर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो नैरेटिव बना था उस नैरेटिव के खिलाफ मोदी वॉज इटसेल्फ बिकेम ए नैरेटिव, और वो नैरेटिव लोगों ने पसंद किया। इसलिए जो बीजेपी की अपेक्षाओं से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। बट माय पॉइंट इज कि वो दौर अब खत्म हो चुका है। वो चूंकि ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि 4 साल सत्ता रही केंद्र में और धड़ाधड़ राज्यों में चुनाव बीजेपी जीत रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नाकामियों के खिलाफ जनता जो है वो सामने आ चुकी है और जमकर वोट कर रही है बीजेपी के खिलाफ? कौन से राज्य में कौन से राज्य में जीती है? क्या आप इसको नागालैंड में जो है 8 सीटें आई हैं, देखिए हिमाचल में कौन जीता? में अगर बीजेपी की विजय हुई है हिमाचल में कौन जीता, त्रिपुरा में कौन जीता, असम में कौन जीता, मैंने उस दिन भी कहा था ये जीत है चूंकि 25 साल तक कांग्रेस वहां पर एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी ड्यू टू कंसिडरिंग इट इक्वेशंस एट सेंटर। इसलिए वो जो खाली जगह थी वो वहां पर बीजेपी ने भरी है, वो चेहरा बना करके। इसलिए गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मिजोरम में इनकी केवल 2 सीटें आई हैं, नागालैंड में 8 सीटें आई हैं। वो वहां की जो पॉलिटिक्स आप समझते हैं वहां पर इनका अपना कुछ नहीं है। दूसरे लेट मी कंप्लीट, दूसरे के कंधे पर बैठ करके ये वहां कूदे हैं। ये बीजेपी जानती है अच्छी तरीके से, ये नैरेटिव बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन कोई जीत वीत इसके कोई मायने नहीं है बहुत ज्यादा। दूसरे जो 4 साल के अंदर जो हम ये कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि बीजेपी जैसे मध्य प्रदेश में है, दूसरे राज्यों में है, बीजेपी ने इस बात को भी जो गलत साबित किया है कि वो दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन
आज ऐसा हम क्यों महसूस कर रहे हैं कि जो बीजेपी का जो टोटल नैरेटिव है वो फेल हो गया है? ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? इसकी मुख्य वजह यह है कि लोगों में जो अपेक्षाएं आपने जगाई थी वो अपेक्षा पर तो आप खरे उतरे ही नहीं। आप तो उस अपेक्षा के आसपास भी नहीं है, तो लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है। और जो नैरेटिव आपने दिया है, आपने नैरेटिव सिर्फ ये दिया है, सिर्फ ये दिया है कि हिंदू और मुसलमान। अरे भाई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इस हिंदुस्तान में। ठीक है सर, एक समीर भाई साहब, ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं आप लोग कहीं? और मैं समझता हूं कि कोई इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नकारात्मक नहीं होना चाहिए। आज अगर हिंदू मुसलमान होता तो मुसलमान महिलाएं भाजपा के साथ नहीं होती, आज मुसलमान युवा भाजपा के साथ नहीं होते, आज मुस्लिम क्षेत्र से भाजपा नहीं जीती होती। आप इतने नेगेटिव हो सकते हैं, आपका कुछ पॉजिटिविटी क्या बात करते हैं? इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर यही होता, ठीक है, देश की जनता जानती है। जाति साहब छोटा रखें, देवाशीष जल्दी से 10 सेकंड। प्रजातंत्र में ये चलता है, देवाशीष जल्दी से क्या करा दे? उन चुनाव प्रजातंत्र में ये चलता है, रेफरेंडम इसलिए नहीं, प्रजातंत्र में ये चलता है कि आप केरल के अंदर हिंदुओं की हत्या करा दे, या तो कांग्रेस थी, दूसरी पार्टी करा दे। अब आने वाले जो चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे चुनाव है जहां मोदी सरकार के बाद सरकारें वहां चुन के आई हैं और वो री इलेक्शन में जा रहे हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस राज्यों को देखना मुख्य होगा। वहां पर भाजपा जीतती तो हम मान लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर वहां पर भाजपा आती तो इनको मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार पर इनका रेफरेंडम जनता ने दे दिया। ठीक है, नवीन कुमार, लास्ट 10 सेकंड आपके पास। विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, दावा यह किया जा रहा है कि हवा बदल रही है 2019 से पहले। बार-बार कहता हूं कि ये विपक्ष, मैं कह रहा हूं हवा नहीं बदल रही है। समझ रहे हैं जिस प्रकार से नेगेटिव पॉलिटिक्स करके, नकारात्मकता फैला करके एक जो है माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उस माहौल के अंदर को आने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि पिछले 4 वर्षों में कोई पॉजिटिव काम नहीं किया, या लगातार नेगेटिव बात करते हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स करते करते यानी सरकार, बीजेपी का ये आरोप है कि विपक्ष नेगेटिविटी फैला रहा है। सवाल उठाते हैं, कपूर साहब कह रहे हैं विपक्ष अपना काम करा, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है भाई, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आपकी खामियों को उजागर करेगा ही करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है खान साहब, वरना मैं जरूर आता आपके पास। तो नो कॉन्फिडेंस जो है ये मोशन, वो दरअसल ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ा चुका है, ये इस डिबेट में भी साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा प्राइम डिबेट में। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।